एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पीपल टीचर में। आज की इस वीडियो में हम सीटेट परीक्षा की तैयारी को ध्यान में रखते हुए सीडीपी का बाल विकास का पहला मैराथन क्लास करने वाले हैं, जिसके अंदर मैं आप लोगों के साथ वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूंगी जिससे आपके बाल विकास के सीडीपी के सभी टॉपिक आप लोगों के कवर हो जाएं। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैंने आप लोगों के साथ बाल विकास का सीडीपी का चैप्टर वाइज सीरीज आप लोगों के साथ शुरू किया था और वो सीरीज आप लोगों के साथ मैंने कंटिन्यू की थी। अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं और वो चैप्टर वाइज सीरीज आप लोगों ने नहीं देखा तो आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें आप यहाँ पे चैप्टर वाइज अपने बाल विकास की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और आज की ये जो मैराथन क्लास है, मैंने फर्स्ट क्लास इसलिए लिखा है क्योंकि आप लोगों के साथ मैं ऐसी 5 और मैराथन क्लास यानी कि टोटल जो है हम 5 मैराथन क्लास यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहली मैराथन क्लास आज अपलोड हो रही है और सीटेट के जो दिसंबर की परीक्षा है उससे पहले मैं आप लोगों के साथ 4 और मैराथन क्लास अपलोड करूंगी जिनके अंदर मैं आप लोगों के साथ 50 MCQ हमारे बाल विकास के कवर करने वाली हूँ, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट के कवर करने वाली हूँ, जो कि आपका पेपर 1 और पेपर 2 दोनों से ही आधारित होंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करें। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल के साथ तैयारी करना चाहें तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जा सकते हैं, वहाँ पे आपको अलग अलग विषयों की अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी। साथ ही साथ आप मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पर भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आपको सीधा क्वेश्चंस दिखेंगे, आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोगों के कितने टोटल क्वेश्चन सही हुए। तो चलिए वीडियो शुरू करें। अब चलिए हम पहले प्रश्न को जरा डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हम लोगों से इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है। यानी कि जो प्री ऑपरेशनल स्टेज होता है जीन पियाजे की कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी का, उसमें जो मेन कैरेक्टर है वो इनमें से क्या होगा। तो देखिए, अगर हम ऑप्शन की तरफ बढ़ें तो पहला जो ऑप्शन है यहाँ पे बोल रखा है डेवलपमेंट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, यानी कि अमूर्त सोच का विकास होता है। तो देखिए ये यहाँ पे औपचारिक अवस्था में होता है, यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में होता है, जो कि चौथी अवस्था है। तो देखिए ये ऑप्शन हो नहीं सकता क्योंकि हमें पूर्व सक्रियात्मक अवस्था के बारे में बताना है। इसके अलावा अगला अगर आप देखें तीसरा ऑप्शन, तो यहाँ पे हम लोगों को डिडक्टिव थिंकिंग की बात की जा रही है। ये भी यहाँ पे औपचारिक अवस्था में होता है, यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में होता है, जो कि चौथी अवस्था है। तो ये ऑप्शन भी हो नहीं सकता। इसके अलावा अगर हम फोर्थ ऑप्शन की तरफ बढ़ें तो यहाँ पे संरक्षण और क्रमबद्ध तरीके से चीज़ों को समझने की क्षमता की बात की जा रही है। ये यहाँ पे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में होता है, जो कि हमारी तीसरी अवस्था होती है। तो देखिए ये यहाँ पे ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, जो कि हम लोगों को यहाँ पे पूछा गया था कि जो पूर्व सक्रियात्मक अवस्था यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज का कैरेक्टर है, वो ये है कि बच्चे की जो सोच होती है, बच्चे के जो विचार होता है, उसका केंद्रीकरण शुरू हो जाता है, यानी कि कंसंट्रेशन आ जाता है किसमें, थॉट में। यहाँ पे सेकंड जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों को यहाँ पे समावेशी कक्षा का पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे बोल रखा है कि एक समावेशी कक्षा में डैश पर जोर होना चाहिए, यानी कि इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम एम्फेसिस शुड बी ऑन। यहाँ पे हमें किस चीज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। तो देखिए अगर आप ऑप्शन को पढ़ें तो यहाँ पे पहले ऑप्शन में बोल रखा है कि हमें गोल ओरिएंटेड बनना है, यानी कि हमें अपने लक्ष्य प्राप्ति पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। तो देखिए कहीं ना कहीं लक्ष्य प्राप्ति पे हमें ध्यान देना है, बट हम ये नहीं कह सकते कि इसका मेन जो एम है वो ये होगा। तो ये ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट है। इसके अलावा यहाँ पे बोल रखा है कि हम लोगों को जो दिशा निर्देशन है, इंस्ट्रक्शन है, उसे अलग अलग तरीके से यहाँ पे फॉलो करना है। तो ये यहाँ पे गलत होगा। इसके अलावा बोल रखा है कि हमें क्या करना है कि बच्चों को सामाजिक पहचान के आधार पर उन्हें अलग कर देना है, यानी कि सेग्रीगेशन करना है। सेग्रीगेशन तो बिल्कुल ही गलत होता है। इसके अलावा अगर हम आखिरी ऑप्शन पे बढ़ें तो यहाँ पे बोल रखा है कि हम लोगों को क्या करना है कि बच्चों को अधिकतम अवसर देने हैं, यानी कि मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी देनी है ताकि वो अपने एम तक पहुंच सके। ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। इस क्वेश्चन का फोर्थ जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। ये जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया ये दूसरा क्वेश्चन था। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न अब हम लोगों के सामने है। यहाँ पर हम लोगों से ये पूछा गया है कि समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार
सुसाध्य किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि बच्चों के अंदर हम प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी अगर लेके आना चाहें तो हम उसे किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग समस्या समाधान क्षमताओं की बात की गई है कि बच्चा खुद यहाँ पे समस्या का समाधान कर सके। तो पहले ऑप्शन में फोकसिंग ऑन ड्रिल एंड प्रैक्टिस, यानी कि लगातार उन्हें अभ्यास कार्य दिया जाए, इस पर जोर दिया जाए। तो देखिए इससे क्या होगा, इससे यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी तो नहीं आएगी, तो पहला ऑप्शन हो नहीं सकता है। इसके अलावा यहाँ पे बोल रखा है कि हमें एनकरेज करना है, हमें यहाँ पे बढ़ावा देना है किसको, फिक्स एक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस को। तो देखिए अगर हम किसी भी जटिल समस्या को समाधान यहाँ पे बच्चे का करा रहे हैं, बट हम एक फिक्स प्रोसेस यहाँ पे, यानी कि जो प्रक्रिया है हम एक अटल प्रक्रिया यहाँ पे अपना रहे हैं, तो इससे बच्चे के अंदर यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी नहीं आएगी। बच्चा उस चीज़ को रट लेगा, उसके स्टेप्स को रट लेगा और बाद में उस चीज़ को इस्तेमाल कर सकता है। तो देखिए इससे भी कुछ फ़ायदा नहीं होगा। इसके अलावा यहाँ पे अगले ऑप्शन में बोल रखा है कि हमें समरूपों में इस्तेमाल को बढ़ावा देना, यानी कि एनालॉजीज जो होती है, जो रीजनिंग एबिलिटी होती है, ये हमारी रीजनिंग तर्क से रिलेटेड होती है, इसको हमें यूज़ करना चाहिए। तो देखिए इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे बच्चा यहाँ पे तर्क लगाना सीखेगा और कहीं ना कहीं प्रॉब्लम की एक से ज़्यादा मल्टीपल सॉल्यूशन सीख पाएगा। इसके अलावा अगला है कि बच्चों में डर पैदा करना। डर पैदा करना तो बिल्कुल ही गलत होता है। तो देखिए अगर आपको समस्या समाधान क्षमताएं बच्चों के अंदर लेके आनी है, तो बच्चों के अंदर तर्क हो गए, रीजनिंग हो गई, इसको आपको बढ़ावा देना पड़ेगा। इस हिसाब से जो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बैठेगा वो बैठेगा यहाँ पे तीसरा ऑप्शन। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो रहे होंगे। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोगों से पूछ रखा है कि अगर आप लर्निंग के अंदर, अगर आप अधिगम के अंदर यहाँ पे मोटिवेशन यानी कि अभिप्रेरणा कायम करना चाहते हैं, यानी कि बच्चा जो है वो पढ़ने को लेके मोटिवेटेड रहे, तो आपको करना क्या चाहिए। पहले ऑप्शन में बोल रखा है कि बच्चे को आप दंड दे दो। तो देखिए इससे क्या होगा, बच्चे में अभिप्रेरणा नहीं रहेगी, बच्चा मोटिवेटेड नहीं रहेगा। इसके अलावा अगला ऑप्शन है फोकस ऑन मास्टरी ओरिएंटेड गोल, यानी कि हम लोगों को यहाँ पे लक्ष्य प्राप्ति पे जोर देना चाहिए, तो इससे कहीं ना कहीं फायदा हो सकता है। इसके अलावा अगला है गिविंग वेरी इजी टास्क टू चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों को क्या करें, आसान से क्रियाकलाप देकर। तो देखिए आसान से क्रियाकलाप देके बच्चा एक टाइम के बाद बोर भी हो सकता है, तो मोटिवेटेड तो रहेगा नहीं। इसके अलावा अगला है फोकसिंग ऑन रोट मेमोराइजेशन, यानी कि बच्चा यहाँ पे चीज़ों को याद करे, रटे, इस चीज़ पे हमें बल देना है, तो ये भी यहाँ पे गलत है। तो देखिए अगर आप चाहते हैं कि लर्निंग यानी कि अधिगम को लेके बच्चे के अंदर अभिप्रेरणा बनी रहे, यानी कि मोटिवेटेड रहे बच्चा, तो आप मास्टरी ओरिएंटेड गोल बच्चे को, लक्ष्य प्राप्ति से संबंधित हमें यहाँ पे कुछ ऐसे गोल बच्चे को देने हैं। इस क्वेश्चन का सेकंड जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अभी हम लोगों ने चौथा क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किया। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के सामने है। यहाँ पे हम लोगों से पूछ रखा है कि बच्चों को सीखने में कठिनाइयाँ होती हैं जब इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर चिल्ड्रन टू लर्न व्हेन। यहाँ पे बोल रखा है कि बच्चों को किसी भी चीज़ को सीखने में कब कठिनाइयाँ हो सकती है। तो देखिए पहला ऑप्शन है कि जो सूचना है उसे अलग अलग टुकड़ों में अगर बच्चों के सामने प्रस्तुत किया जाए, तो देखिए इससे क्या होगा, अगर हम अलग अलग सूचनाओं को या फिर सूचनाओं को टुकड़ों में प्रस्तुत करेंगे तो बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज हो सकता है, तो ये ऑप्शन हो सकता है इस क्वेश्चन का आंसर। अगले में बोल रखा है कि वे आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो, यानी कि इंटेंसिकली मोटिवेटेड हो। अगर आंतरिक रूप से उसे अभिप्रेरणा मिलेगी तो उससे कठिनाइयाँ कम होंगी, तो देखिए ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। अगला यहाँ पे है कि अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो, यानी कि जो लर्निंग हो वो सोशल कॉन्टेक्ट में हो, तो ये भी यहाँ पे अच्छी बात है, इससे कहीं ना कहीं कठिनाइयाँ नहीं होंगी। तो दूसरा और तीसरा ऑप्शन तो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता। इसके अलावा यहाँ पे बोल रखा है कंटेंट इज प्रेजेंटेड थ्रू मल्टीपल वे, यानी कि विषय वस्तु को हम बहु रूपों में प्रस्तुत करें, इससे कहीं ना कहीं बच्चे को फायदा ही होता है। तो देखिए यहाँ पे इस प्रश्न के अंदर पूछा गया था कि बच्चों को सीखने में कठिनाइयाँ कब होंगी, जब आप इंफॉर्मेशन को डिसकनेक्टेड चंक्स यानी कि टुकड़ों में अगर प्रस्तुत करते हो, तो इससे बच्चों को सीखने में कठिनाइयाँ होंगी। इस क्वेश्चन का जो पहला ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो देखिए यहाँ पे बोल रखा है कि एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका क्या करती है, बच्चों को यहाँ पे संकेत और इशारे देती है, जैसे कि क्या,
कैसे और क्यों इसे हम हल करेंगे और किस तरीके से हल करेंगे। तो यहाँ पे ली वाइगॉट्स्की के सिद्धांत के अनुसार यहाँ पे अध्यापिका की किस तरीके की योजना है, अध्यापिका यहाँ पे क्या करना चाह रही है। यानी कि यहाँ पे एक एक्टिविटी हो रही है जिसमें टीचर यहाँ पे ऑब्जर्व कर रही है अपने स्टूडेंट को कि बच्चा आगे जो है फर्दर प्रोसीड नहीं कर पा रहा। तो इस एक्टिविटी में टीचर क्या कर रही है, टीचर ने डिसाइड किया कि बच्चों को यहाँ पे कुछ क्लू दे, कुछ हिंट दें जिसकी मदद से बच्चा उस एक्टिविटी को बढ़िया तरीके से कर पाए। तो यहाँ पे बोल रखा है कि ली वाइगॉट्स्की की थ्योरी के अनुसार यहाँ पे टीचर जो स्ट्रैटेजी अपना रही है वे क्या है। तो देखिए यहाँ पर टीचर क्या कर रही हैं, टीचर यहाँ पे बच्चे को हेल्प कर रही हैं और इस हेल्प को यहाँ पे ली वाइगॉट्स्की क्या बोलते हैं, इस हेल्प को यहाँ पे स्कैफोल्डिंग बोला जाता है, जो कि MKO द्वारा किया जाता है। अब ये MKO कौन है, मोर नॉलेजेबल अदर। तो देखिए इस एक्टिविटी का टीचर को ज़्यादा पता है और टीचर यहाँ पे क्लू दे रही है, टीचर यहाँ पे हिंट दे रही है, वो भी किसको, अपने छात्रों को, अपने विद्यार्थियों को, अपने स्टूडेंट्स को। तो यहाँ पे MKO मोर नॉलेजेबल पर्सन जो है वो कौन है, वो है यहाँ पे टीचर। और टीचर क्या कर रही है, टीचर यहाँ पे बच्चे का पार्ट कर रही है अधिगम में, जिसे हम स्कैफ फोल्डिंग के नाम से जानते हैं, जो कि हमें दूसरे ऑप्शन में दिया गया है। इस क्वेश्चन का यानी कि 6th क्वेश्चन का आपका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका सेकेंड ऑप्शन। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका यहाँ पे ली वाइगॉट्स्की की थ्योरी का पूछा गया है। यहाँ पे बोल रखा है कि वाइल वर्किंग ऑन अ जिगजॉग पजल, यहाँ पे एक पजल खेला जा रहा है 5 वर्ष की जो नज़मा है इसके द्वारा। और यहाँ पे वो बोलती है नीला टुकड़ा कहाँ है, वो खुद से यहाँ पे बात कर रही है नीला टुकड़ा कहाँ है, फिर खुद बोलती है नहीं ये वाला नहीं, ये गाढ़े रंग का है, जो कि मतलब इसे पूरा बनाने में काम आएगा। तो इस तरीके से ये खुद से बात कर रही है एक पजल को हल करते हुए और यहाँ पे ये रंगों को अच्छी तरीके से मैच करना चाह रही है और खुद को ही यहाँ पे क्या कर रही है, खुद को ये डायरेक्शन दे रही है, दिशा दे रही है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि इस प्रकार का जो वाक है वो यहाँ पे ली वाइगॉट्स्की के अनुसार किस चीज़ को संबोधित करता है। यानी कि ये जो दिस काइंड ऑफ टॉक इज रेफर टू वाइगॉट्स्की एज, ये जो टॉक है ये क्या आपका रेफर करता है, ये यहाँ पे व्यक्तिगत वाक जो कि हम खुद को नियंत्रित करने के लिए प्राइवेट स्पीच करते हैं, जो कि हम लोगों को यहाँ पे पहले ऑप्शन में दिया गया है। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हुआ होगा और आप लोगों ने मेरी अगर ली वाइगॉट्स्की की जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है अगर आपने वो वीडियो देखी है तो आपको मैंने बताया था कि 3 तरीके की वाक जो है वो बच्चे सीखते हैं, जिसमें से एक यहाँ पे व्यक्तिगत वाक भी है जिसे हम प्राइवेट स्पीच के नाम से जानते हैं, जो कि बच्चा यहाँ पे खुद को रेगुलेट करने के लिए करता है। आई होप ये जो 7th क्वेश्चन हमने डिस्कस किया आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम बढ़ते हैं, 8वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे बोल रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब अ टीचर्स रोल। तो यानी कि एक शिक्षक का क्या रोल है, क्या भूमिका है, ये हमें बतानी है। तो देखिए यहाँ पे पहले ऑप्शन में बोल रखा है कि एक शिक्षक को अपनी कक्षा में अनुशासन को बनाए रखना चाहिए, यानी कि डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहिए। तो देखिए डिसिप्लिन मेंटेन करना है पर सबसे अच्छा यहाँ पे वर्णन नहीं है, तो इस हिसाब से ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर नहीं होगा। अगले में बोल रखा है कि जो शिक्षक है उसको क्या करना चाहिए, उसको पाठ्य पुस्तक से निर्धारित चीज़ों को ही यहाँ पे पालन करना चाहिए, यानी कि टेक्स्ट बुक में जो चीज़ें दी हैं उसी को फॉलो करना है, उसके आगे पीछे हमें नहीं देखना। तो देखिए ये तो नेगेटिव सेंस में चला गया, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता। अगला यहाँ पे है कि जो पाठ्यक्रम है उसे समय से पूरा करना और उसे दोहराना ताकि बच्चों का यहाँ पे क्या हो सके, रिवीजन हो सके, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं माना जाता। अगला ऑप्शन है कि हम लोगों को एज अ टीचर यानी कि एक शिक्षक के रूप में हमें करना क्या है, हमें एक ऐसा आरामदायक जगह बच्चे को देनी है, यानी कि एक ऐसा रिलैक्स एनवायरनमेंट या फिर आप कह लीजिए स्पेस बच्चे को देना है जहाँ पे बच्चा खुद यहाँ पे डायलॉग और इंक्वायरी जो है वो सीख सके, यानी कि संवाद और पूछताछ के माध्यम से बच्चा एक दूसरे से सीख सके। ये जो 4th ऑप्शन है यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोगों के सामने है। इस क्वेश्चन में हम लोगों से पूछ रखा है कि कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि,
जो स्टूडेंट है वो क्लासरूम में यहाँ पे कंसिडर होगा मोटिवेटेड कब, बच्चा यहाँ पे मोटिवेटेड कब कंसिडर होगा। पहला यहाँ पे ऑप्शन है कि वो अच्छी वर्दी स्कूल में पहन के आए, यानी कि वेल ड्रेस होके आए, यूनिफॉर्म अच्छे से पहन के आए। तो देखिए ये तो कहीं ना कहीं डिसिप्लिन का पार्ट है, पर इसमें मोटिवेटेड अभिप्रेरणा हम यहाँ पे प्रेरित नहीं कह सकते। अगला है वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखे, यानी कि डिसिप्लिन रहे। तो देखिए डिसिप्लिन रहना भी कहीं ना कहीं गुड बॉय या फिर गुड गर्ल का एक तरीके से सिंबल होता है, संकेत होता है, पर कहीं ना कहीं हम इससे ये प्रेरित नहीं कह सकते। तो ये ऑप्शन भी यहाँ पे करेक्ट नहीं होगा। इसके अलावा यहाँ पे बोल रखा है कि उनका जो अटेंडेंस हो वो रेगुलर हो, और अगले ऑप्शन में बोल रखा है कि दे आस्क क्वेश्चन सीकिंग क्लेरिफिकेशन फ्रॉम द टीचर, यानी कि वे कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जिससे ये पता चले कि उसका जो टॉपिक है वो क्लियर हो रहा है। तो देखिए अगर हम तीसरा और चौथे ऑप्शन को देखें तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा चौथा ऑप्शन। अगर बच्चा मोटिवेटेड है क्लासरूम के अंदर तो वो सीखना चाहेगा, और सीखना चाहेगा तो वह यहाँ पे प्रश्न भी पूछेगा। इस हिसाब से जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे है चौथा ऑप्शन। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोगों से पूछ रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व सक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ प्री ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि लिमिटेशन मतलब इसमें यहाँ पे ये चीज़ नहीं हो सकती, ये चीज़ आपको बतानी है। अगर हम इस क्वेश्चन के ऑप्शन पे गौर करें तो देखिए जो कंसंट्रेशन है, केंद्रीकरण है, वो आता है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। इसके अलावा ईगो सेंट्रिज्म, यानी कि बच्चा अहम केंद्रित होता है प्री ऑपरेशनल स्टेज में, यानी कि पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। अगला है इरिवर्सिबिलिटी, बच्चा जो है किसी चीज़ को रिवर्स नहीं कर पाता, ये भी इसमें है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है कि बच्चे के अंदर सिंबॉलिक थॉट जो है वो अभी डेवलप नहीं होती। इस क्वेश्चन का सेकंड जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और इन प्रश्नों को अगर आपको अच्छे से हल करना है तो आपको ये थ्योरी अच्छे से पता होनी चाहिए, जिनकी वीडियोस मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। 11वें क्वेश्चन में हमसे पूछ रखा है कि कोलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है, यानी कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसीडर एज अ कंट्रीब्यूशन ऑफ कोलबर्ग्स थ्योरी। तो देखिए कोलबर्ग की जो थ्योरी है वो मोरल डेवलपमेंट थ्योरी है, यानी कि नैतिकता का सिद्धांत है, और इन्होंने हमें मोलारिटी के बारे में यहाँ पे बताया है कि बच्चों के अंदर नैतिकता किस तरीके से विकसित होती है। तो देखिए अगर हम ऑप्शन की तरफ जाएं तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा पहला ऑप्शन, जिसमें हमें बता रखा है कि इनकी थ्योरी ये सपोर्ट करती है कि बच्चे के जो संज्ञान है, बच्चे का जो कोग्निशन है, उसकी मेच्योरिटी किस तरीके से होती है, यानी कि परिपक्वता किस तरीके से होती है, और बच्चा मोरल तरीके से, नैतिक तरीके से परिपक्वता किस तरीके से हासिल करता है। तो यहाँ पे इन्होंने अलग अलग यहाँ पे लेवल दिए थे, जिसके अनुसार हमें बताया कि बच्चे के अंदर नैतिकता किस तरीके से विकसित होती है। और इसके अलावा अगर हम बाकी ऑप्शन पे जाएं तो यहाँ पे जो कोलबर्ग की थ्योरी है उससे रिलेटेड हमें पॉइंट नहीं दिए गए। इस क्वेश्चन का पहला जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोगों के सामने है। यहाँ पे हम लोगों से इस प्रश्न में पूछ रखा है कि अगर हम बुद्धिमानिता को, यानी कि इंटेलिजेंस का जो मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी है उसको अगर हम देखें तो यहाँ पे बोल रखा है द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस से दैट, मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी हमें क्या चीज़ यहाँ पे बताती है। तो देखिए यहाँ पे बोल रखा है इंटेलिजेंस कैन बी रैपिडली एक्सलरेटेड, यानी कि बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है। ऐसा कुछ नहीं है, ये समय के साथ अगर आप जितना वातावरण के संपर्क में आओगे और जितनी चीज़ों को सीखोगे उतनी बुद्धि बढ़ती है। तो देखिए ये तेजी से बढ़ाई जा सकती है ये तो हम नहीं कह सकते। अगला है बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। तो देखिए यहाँ पे मल्टीपल इंटेलिजेंस की अगर हम थ्योरी की बात करें तो यहाँ पे बहुबुद्धि सिद्धांत के अंदर यही बताया गया है कि जो हमारी बुद्धि है उसके कई सारे आयाम होते हैं। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो सकता है सेकेंड ऑप्शन। अगला है कि जो पेन पेपर पेंसिल टेस्ट होते हैं, पेपर पेंसिल टेस्ट होते हैं, वो ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होते। ऐसा नहीं होता, जो हमारे सब्जेक्टिव पेपर हैं चाहे ऑब्जेक्टिव पेपर हैं, यानी कि एमसीक्यू, दोनों ही हम लोगों को मदद करते हैं। तो ये ऑप्शन यहाँ पे हो नहीं सकता। अगला है इंटेलिजेंस कैन बी मल्टीप्लाइड विद इफेक्टिव पैडागॉजी। यहाँ पे बोल रखा है कि अगर हम यहाँ पे प्रभावशाली तरीके से यहाँ पे शिक्षण कराएं तो बुद्धि जो है वो बढ़ाई जा सकती है।
कहीं न कहीं ये सही है, पर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 का, वो ये है कि बुद्धि कई प्रकार की होती है। ये जो इंटेलिजेंस है ये सेवरल काइंड की होती है, यहाँ पे सही है। इस क्वेश्चन का सेकंड जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने है क्वेश्चन नंबर 13। तो देखिए यहाँ पे बोल रखा है कि कक्षा में सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करते हैं। तो देखिए यहाँ पे बोल रखा है कि जो टैलेंटेड और क्रिएटिव चिल्ड्रन होते हैं, उनको क्लासरूम में अगर आप चाहते हो कि उनकी क्रिएटिविटी बढ़े, तो इसके लिए क्या चीज़ यहाँ पे होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे बोल रखा है गिविंग एक्स्ट्रा टाइम टू देम, यानी कि उन्हें अतिरिक्त समय दिया जाए। तो देखिए इससे कुछ होगा नहीं। यहाँ पे एक्स्ट्रा टाइम दे के हम लोग अलग से टैलेंटेड बच्चे को यहाँ पे अलग नहीं कर सकते। उनको यहाँ पे स्नेह की नज़र से देखा जाए। हम लोगों के लिए हर बच्चा यहाँ पे बराबर होता है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे हो नहीं सकता। अगला ऑप्शन में बोल रखा है कि उन्हें यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए, जिम्मेदारी दी जाए कि वो दूसरे बच्चों को पढ़ाएं। तो देखिए ये यहाँ पे गलत है। यहाँ पे अगर हम लोगों को चाहिए कि हमारी क्रिएटिव और टैलेंटेड जो चिल्ड्रन हैं वो क्लास में बाकी बच्चों के साथ अच्छी तरीके से पढ़ पाएँ और उनकी लेवल का भी हम लोग टीचिंग करा पाएँ, तो हम लोगों को करना क्या है, हम लोगों को जो यहाँ पे निर्देशन तैयार करने हैं, जो इंस्ट्रक्शन तैयार करने हैं, वो इस तरीके से कस्टमाइज़ होने चाहिए कि वो हर बच्चे की नीड को यहाँ पे फुलफ़िल कर सकें। इस क्वेश्चन का पहला जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोगों से बोल रखा है कि एक 3 साल की बच्ची है जो कि यहाँ पे दूध बूथ पे जाती है, यानी कि मिल्क बूथ पे वो जा रही है, और ये आपका 14th क्वेश्चन है। और वो मशीन को देख के यहाँ पे एक तरीके की प्रतिक्रिया देती है। तो देखिए यहाँ पे बोल रखा है कि एक 3 ईयर की चाइल्ड है, बच्ची है, जो कि मिल्क बूथ पे जा रही है, और उसके बाद वो यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन अपने शब्दों में देती है जितना उसको समझ में आता है। तो देखिए यहाँ पे बोल रखा है कि जो बच्चे हैं अभी, वो दुनिया में उनको चीज़ें हमें सीमित तरीके से ज्ञान हमने दे रखा है। तो देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन गलत होगा। अगला है कि बच्चा जो है वो आंसर किस हिसाब से दे पाएगा, वो अपना आंसर इस हिसाब से दे पाएगा कि उसने कभी किसी बड़े को दूध खरीदते हुए देखा है या नहीं देखा। इस हिसाब से अपने अनुभव के हिसाब से दूध बूथ के बारे में बताएगा। तो देखिए ये कहीं ना कहीं सही हो सकता है। अगला यहाँ पे है कि बच्चे ने गाय तो कभी देखी नहीं होगी, तो बच्चे को दूध के बारे में पता नहीं होगा, तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत है। और इसके अलावा यहाँ पे बता रखा है कि बच्चे की फैमिली में कभी इस तरीके के एनवायरनमेंट बच्चे को दिया ही नहीं, ऐसा नहीं है। बच्चे को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करने में मदद करते हैं। अगर एक 3 साल का बच्चा यहाँ पे मशीन को देख के वहाँ पे अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बता रहा है कि इसमें से दूध आता है, तो यानी कि इसका मतलब ये है कि उसने किसी बड़े को देखा है, एक्सपीरियंस किया है किसी को दूध खरीदते हुए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका दूसरा ऑप्शन। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आप लोगों के सामने यहाँ पे बोल रखा है कि भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है। जो मोस्ट क्रिटिकल पीरियड माना जाता है एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज का, यहाँ पे भाषा की बात की गई है कि भाषा जो है सबसे ज़्यादा विकसित कब होती है। तो ये हमारी प्रारंभिक बाल्यावस्था यानी कि अर्ली चाइल्डहुड में यहाँ पे लैंग्वेज डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा देखा जाता है। देखिए प्री नेटल पीरियड में तो वो जन्म से पूर्व तो ये चीज़ हो नहीं सकती। मिडिल चाइल्डहुड तक बच्चे की लैंग्वेज जो होती है वो डेवलप हो जाती है। अडोलेसेंस तक बच्चे को जो लैंग्वेज सीखनी होती है वो सीख चुका होता है और उसका वो अपने आसपास यूज़ भी कर रहा होता है। तो अगर हम देखें कि बच्चा जो है वो कौन से पीरियड में सबसे ज़्यादा सीखेगा, तो यहाँ पे है आपका प्रारंभिक बाल्यावस्था। इस क्वेश्चन का 15th क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है आपका है सेकेंड ऑप्शन, यानी कि प्रारंभिक बाल्यावस्था। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न आपका है ये 16वां क्वेश्चन। यहाँ पे बोल रखा है कि हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने बच्चों के ज्ञान और जिज्ञासा को यहाँ पे उनके चिंतन को सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ के साथ यहाँ पे बोला कि बच्चों के सामाजिक और सांस्कृतिक जो संदर्भ होते हैं वो बच्चे के ज्ञान को यहाँ पे प्रभावित करते हैं। तो देखिए यहाँ पे बोल रखा है कि कौन से ऐसे यहाँ पे थ्योरिस्ट हैं जिन्होंने बताया कि बच्चे जो होंगे एक्टिव सीकर ऑफ नॉलेज होंगे, यानी कि बच्चे के अंदर ज्ञान और जिज्ञासा को जानने के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा इनके अंदर जिज्ञासा होगी। कब वो अगर सोशल और कल्चर कॉन्टेक्स्ट में आएंगे। तो देखिए अगर आपने यहाँ पे थ्योरी पढ़ी है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, ये हमें बताया था ली वाइगॉट्स्की ने, और इनका ये मानना था कि
अगर बच्चा समाज और संस्कृति के परस्पर संबंध में आएगा, तब बच्चे के भाषा में यहाँ पे विकास होगा और बच्चे के अंदर कहीं न कहीं नॉलेज यानी कि ज्ञान भी बच्चे के अंदर आएगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है यानी कि 16वें क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सेकंड ऑप्शन। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे हमें 17th क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रखा है कि आकलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? यानी कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ असेसमेंट इज़, असेसमेंट जो हम करते हैं उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? तो देखिए पहला ऑप्शन है कि विद्यार्थियों को हम यहाँ पे श्रेणियों में हम बाँट दें यानी कि रैंक दे दें, तो ये देखिए ये चीज़ गलत है। इसके अलावा यहाँ पे है कि हम लोगों को बच्चों को समझना होगा और बच्चों को यहाँ पे जो बच्चों के कन्फ्यूजन है, जो बच्चे के भ्रम है, किसी भी कॉन्सेप्ट को लेके उसको दूर करने में कोशिश करनी है, ये सही हो सकता है। अगला यहाँ पे है कि हम लोगों को क्या करना है, बच्चे को यहाँ पे लेबल कर देना है और उनके स्कोर के आधार पर, तो ये गलत है। इसके अलावा यहाँ पे है कि हम बच्चे के सिर्फ रिपोर्ट कार्ड बना रहे हैं, बच्चा पास है या फेल है इसके आधार पर। तो देखिए आकलन का जो प्रारंभिक उद्देश्य है वो ये होना चाहिए कि हम लोगों को ये पता चल सके कि बच्चा किस जगह पे कंफ्यूज है और बच्चे की जो अंडरस्टैंडिंग है वो कहाँ पे लैक हो रही है। इस क्वेश्चन का जो सेकंड ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का यहाँ पे है द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिल्ड्रन विद डिसलेक्सिया इंक्लूड, यानी कि जो डिसलेक्सिया होता है, देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं पठन शब्द यहाँ पे दिया गया है, यानी कि पढ़ने से संबंधित जो विकार होता है इसका प्रारंभिक लक्षण क्या होगा? तो देखिए डिसलेक्सिया का प्रारंभिक लक्षण ये होता है कि बच्चे की रीडिंग में प्रॉब्लम होती है, यानी कि बच्चे को कोई चीज़ पढ़ने में से यहाँ पे समस्या आती है और हम लोगों को यहाँ पे इससे जो बेसिक जो प्रारंभिक लक्षण है ये पता चलता है। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का तीसरा जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, यानी कि इनएबिलिटी टू रीड फ्लुएंसी, यानी कि वो फ्लो में किसी चीज़ को नहीं पढ़ पा रहा होगा। तो ये यहाँ पे प्रारंभिक लक्षण होगा, प्राइमरी कैरेक्टर होगा किसका? डिसलेक्सिया का। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आप लोगों के सामने है। 19वें क्वेश्चन में पूछ रखा है कि संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से, जो इमोशन और कोग्निशन है वो एक दूसरे से क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर यहाँ पे है ये है यहाँ पे इंटरवोवन है। तो देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया था और कई सारे बच्चों को यहाँ पे लगेगा कि यहाँ पे नॉन सेपरेटेबल या फिर इंडिपेंडेंट है, यहाँ पे गलत है। इंटरवोवन होते हैं ये एक दूसरे के, यानी कि एक दूसरे पे कहीं ना कहीं ये डिपेंड करते हैं। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। यहाँ पर हम लोगों से पूछ रखा है कि हाउ कैन टीचर फैसिलिटेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट इन चिल्ड्रन। यहाँ पे बोल रखा है कि जो शिक्षक होगी वो बच्चों में जो जटिल अवधारणा होगी उसकी समझ को सहज रूप से किस प्रकार बढ़ा सकती है। तो देखिए यहाँ पे पहले ऑप्शन में है कि व्याख्यान देके यानी कि लेक्चर देके, तो इससे कहीं ना कहीं ज़्यादा फायदा होता नहीं है। इसके अलावा अगला है कि यहाँ पे कंपटीशन रख के यानी कि प्रतियोगिता करवा के, तो देखिए इसका भी इतना कुछ फ़ायदा होगा नहीं। इसके अलावा यहाँ पे है कि बार बार यांत्रिक अभ्यास करा के यानी कि मैकेनिकल ड्रिल करके, इससे क्या होगा बच्चे को वो चीज़ रट जाएगी, तो इसका इतना कुछ फ़ायदा है नहीं। अगला ऑप्शन है बाय प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सप्लोरिंग एंड डिस्कशन, यानी कि बच्चों को यहाँ पे अवसर प्रदान करें कि वो क्या करें, यहाँ पे वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों के बारे में जानें और यहाँ पे परिचर्चा करें यानी कि डिस्कशन करें। तो इससे क्या होगा, जो जटिल अवधारणाएं होंगी, जो कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट होंगे वो भी बच्चा सीख जाएगा। इस क्वेश्चन का फोर्थ जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोगों से पूछ रखा है क्वेश्चन नंबर 21 में, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय समाजीकरण एजेंट का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी सोशलाइजिंग एजेंट। तो देखिए अगर आप ऑप्शन देखें तो पहले में हमें यहाँ पे परिवार दे रखा है। परिवार जो होता है प्राथमिक सोशलाइजिंग एजेंट होता है, यानी कि जो प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंट होता है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अगले में भी हमें फैमिली दे रखा है तो ये भी नहीं है। इसके अलावा अगले लास्ट में अगर आप देखें तो यहाँ पे आस पड़ोस दे रखा है, वो भी यहाँ पे प्राथमिक सामाजिकरण में आता है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, जो सेकेंडरी सोशलाइजिंग एजेंट होता है यानी कि द्वितीय समाजीकरण एजेंसी होती है, वो यहाँ पे विद्यालय और मीडिया है। तो ये जो 21वां क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे सामने तीसरा ऑप्शन। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22।
तो देखिए यहाँ पे बोल रखा है कि सीबीएसई द्वारा जो यहाँ पे प्रोग्रेसिव मॉडल ऑफ एजुकेशन यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया, इसके अंदर जो यहाँ पे सोशलाइजेशन सामाजिकरण किया जा रहा है बच्चों का, जो हम सोशलाइजेशन करेंगे, जो हम सामाजिकरण करेंगे बच्चे का, वो किस प्रकार किया जाना चाहिए उसकी अपेक्षा हमें यहाँ पे पॉइंट्स ये दिए गए हैं। तो देखिए यहाँ पे बोल रखा है कि गिव अप टाइम कंज्यूमिंग सोशल हैबिट। तो देखिए हम लोगों को क्या करना चाहिए कि ये एक तरीके से टाइम कंज्यूमिंग सोशल हैबिट है और हम लोगों को बताना चाहिए कि बच्चा किस तरीके से हाउ टू स्कोर गुड ग्रेड, हम लोगों को इस तरीके से यहाँ पे शिक्षा देनी चाहिए। तो देखिए ये थोड़ा नेगेटिव सेंस में जा रहा है, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता। अगले ऑप्शन में बोल रखा है बी एन एक्टिव पार्टिसिपेंट, यानी कि बच्चे को हमें एक सक्रिय भागीदार बनाना है ताकि वो ग्रुप वर्क कर सके और यहाँ पे सोशल स्किल को सीख सके। तो देखिए सोशलाइजेशन जो है वो इम्प्लीमेंट सीबीएसई द्वारा इसलिए किया गया है ताकि बच्चा एक एक्टिव पार्टिसिपेंट बने, सक्रिय भागीदार बने और साथ ही साथ ग्रुप वर्क करना सीखे, वो अपने समूह के साथ चीज़ें करना सीखे और सामाजिक कौशलों को सीखे। इसके लिए हम चाहते हैं कि बच्चे का सामाजिकरण हो। इसके अलावा अगर आप बाकी ऑप्शन को देखें तो बाकी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर नहीं बैठेंगे। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे है दूसरा ऑप्शन। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे हमें प्रोग्रेसिव एजुकेशन यानी कि प्रगतिशील शिक्षा के बारे में ही हमें यहाँ पे प्रश्न दे रखा है। ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 23 यानी कि 23। तो यहाँ पे बोल रखा है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डेवी के अनुसार यहाँ पे उचित है। तो देखिए यहाँ पे हमें बोल रखा है कि जॉन डेवी के अनुसार यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स हमें दे रखे हैं इनके अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट होगा। तो देखिए पहला जो ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे बोल रखा है कि डेमोक्रेसी जो हो यानी कि प्रजातंत्र जो हो कक्षा में नहीं होना चाहिए। तो ये तो बिल्कुल ही नेगेटिव है। अगला यहाँ पे है स्टूडेंट शुड बी एबल टू सॉल्व सोशल प्रॉब्लम देमसेल्फ, यानी कि जॉन डेवी ये मानते हैं कि जो बच्चे हैं वो जो हमारी जो सामाजिक यहाँ पे समस्याएं हैं वो खुद सुलझाने में सक्षम है। तो ये पॉइंट कहीं ना कहीं सही है। इसके अलावा अगले अगर पॉइंट की तरफ जाएं तो क्रियोसिटी जो होती है, जिज्ञासा जो होती है, इसका कुछ खास यहाँ पे हमारे स्टूडेंट कल्चर में इतना कोई मतलब नहीं है। जिज्ञासा होनी चाहिए, इस हिसाब से ये ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे है चिल्ड्रन शुड नॉट बी ऑब्जर्व एंड हेयर इन द क्लासरूम, यानी कि कक्ष में हमें बच्चों को देखना ही नहीं चाहिए, बच्चों को ऑब्जर्व ही नहीं करना चाहिए और उनका निरीक्षण नहीं करना चाहिए। तो देखिए ये भी यहाँ पे गलत है, हमें ऑब्जर्वेशन रखनी है, हमें निरीक्षण यहाँ पे करना होता है। तो ऑप्शन 4 भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। ये जो 23वां क्वेश्चन है इसमें हमें पूछा गया था कि जॉन डेवी के अनुसार कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पर जॉन डेवी ये मानते हैं कि बच्चे जो होते हैं, जो विद्यार्थी होते हैं, वे स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने के लिए सक्षम होते हैं, इसीलिए इन्होंने प्रोग्रेसिव एजुकेशन का हमें कॉन्सेप्ट दिया था। इस क्वेश्चन का जो 23वां क्वेश्चन है इसका सेकेंड जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। तो यहाँ पर हम लोगों से पूछ रखा है जो स्कूल बेस्ड असेसमेंट होता है, यानी कि विद्यालय निर्धारित आकलन जो होता है वो प्रभावित कब होता है, वॉज इंट्रोड्यूस टू, ये इंट्रोड्यूस क्यों किया गया है। अब देखिए यहाँ पे बोल रखा है पहले ऑप्शन में ताकि हम डिसेंट्रलाइज कर सकें पावर को, यानी कि विकेंद्रीकरण कर सके हम, जो हमारे राष्ट्र की, जो हमारे नेशन की जो पावर होती है वो स्कूल तक। तो देखिए डिसेंट्रलाइज करना यहाँ पे गलत है। इसके अलावा अगला है कि बच्चे का हमें होलिस्टिक डेवलपमेंट यानी कि संपूर्ण विकास देखना है। तो ये पॉइंट कहीं ना कहीं बिल्कुल सही जा रहा है। अगले अगर हम ऑप्शन की तरफ देखें तो यहाँ पे बोल रखा है कि हम लोगों को टीचर को यहाँ पे मोटिवेट करना है और जो एक्टिविटी है उनको प्रोग्रेस में लेके आना है, ये भी यहाँ पे सही है। पर टीचर यहाँ पे मोटिवेट होगी तो बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो ही जाएगा। तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन ही सही जा रहा है। अगले पॉइंट में बोल रखा है कि विद्यालय को क्या करना चाहिए, विभिन्न विद्यालयों के साथ यहाँ पे प्रतियोगिताएं रखनी चाहिए, कंपटीशन रखने चाहिए और अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग एरिया में इस तरीके से यहाँ पे असेसमेंट बच्चे का करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखें जो स्कूल बेस्ड असेसमेंट होता है यानी कि विद्यालय आधारित आकलन होता है, ये प्रभावित कब होता है, जब हम बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट करते हैं, यानी कि पूर्ण रूप से बच्चे विकसित होते हैं, बच्चे का विकास हो, तो इसका ये एम रखा गया है। इस क्वेश्चन का सेकंड जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इस प्रश्न के अंदर हम लोगों से पूछ रखा है जो हम बहुशिक्षण शास्त्र तरीके अपनाते हैं,
यानी कि मल्टीपल पेडागोजिकल टेक्निक अपनाते हैं। इसके अलावा हम लोग लर्निंग मटेरियल को यहाँ पे क्या करते हैं, असॉर्ट करते हैं, यानी कि इनका वर्गीकरण करते हैं, मल्टीपल असेसमेंट करते हैं, यानी कि बहु आकलन तरीके हम अपनाते हैं। इन सब ये सब चीज़ें किस चीज़ से यहाँ पे एसोसिएट करती हैं कि ये निम्नलिखित चीज़ें किस चीज़ पे यहाँ पे संबंधित हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, यहाँ पे बोल रखा है कि हम सार्वभौमिक अधिगम प्रारूप अपना रहे हैं, यानी कि यूनिवर्सल डिज़ाइन कर रहे हैं हम यहाँ पे लर्निंग का। तो इसका यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं होगा। इसके अलावा यहाँ पे है कि ये उपचारात्मक शिक्षण है, यानी कि रेमेडियल टीचिंग है, तो ये ऑप्शन भी यहाँ पे गलत है। हम डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन अपना रहे हैं, तो यानी कि विभिन्न विभिन्न हम यहाँ पे आकलन के तरीके अपना रहे हैं। तो देखिए ये कहीं ना कहीं ये सही है। इसके अलावा अगला है, यहाँ पे रेसिप्रोकल टीचिंग चल रही है। रेसिप्रोकल टीचिंग यहाँ पे होगा नहीं। यहाँ पे हम देखिए असेसमेंट आकलन करने के लिए हम अलग अलग टेक्निक, अलग अलग मटेरियल को हम यहाँ पे अलग अलग टेक्निक, मटेरियल और साथ ही साथ कॉम्प्लेक्स और चीज़ों को हम कंटेंट को हम यहाँ पे अरेंज कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे है तीसरा ऑप्शन। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 हो गया, यानी कि 26 हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिटरमाइन प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान के लिए यहाँ पे बाधित नहीं करता। तो देखिए यहाँ पे पूछ रखा है कि हमारा जो प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो हमारा समस्या समाधान करने की हमारी जो क्षमता होती है, इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो इसको बाधित नहीं करती। तो पहला ऑप्शन है इंसाइट, अगला है यहाँ पे मल्टीपल सेट्स, यानी कि जो हमारे मानसिक प्रारूपता होती है, या फिर ये बोल रखा है अगला ऑप्शन है मोर्चाबंदी, और अगला ऑप्शन है निर्धारण करना, यानी कि फिक्सेशन करना। तो देखिए अगर हम देखें जो हमारे समस्या समाधान यानी कि प्रॉब्लम सॉल्व करने का जो हमारे टेक्निक होता है, जो हमारे एक तरीके से कौशल होता है, इसमें से जो हमारी अंतर्दृष्टि होती है ये इसको बाधित नहीं करती। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे होगा अंतर्दृष्टि, यानी कि हमारी जो इंसाइट होती है ये इस चीज़ को यहाँ पे बाधित नहीं करती, इस चीज़ को यहाँ पे ब्लॉक नहीं करती। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमारे सामने है अब 27वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हम लोगों से यहाँ पे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड एनकरेज द लीस्ट अ स्टूडेंट हु वांट टू बिकम अ हाईली क्रिएटिव थिएटर आर्टिस्ट, यानी कि एक विद्यार्थी है जो कि यहाँ पे उच्च स्तरीय रचनात्मक कलाकार बनना चाहता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सबसे ज़्यादा उसके लिए, सबसे कम उसके लिए प्रेरक होगा। तो देखिए अगर हम ऑप्शन पे जाएं तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन में बोल रखा है कि हम लोगों को यहाँ पे सपोर्टिव रिलेशन देना है और बच्चे को यहाँ पे थिएटर आर्टिस्ट बनने में मदद करना है उसके पेयर्स द्वारा। तो ये यहाँ पे हो नहीं सकता है ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे लीस्ट हमसे ये पूछा गया है। इसके अलावा अगर हम थर्ड ऑप्शन में देखें तो उसको यहाँ पे टाइम देना पड़ेगा, अपने कौशल्स को बढ़ाना पड़ेगा, अपने स्किल को बढ़ाना पड़ेगा। तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। अगले ऑप्शन में है कि हम उसको क्या करना चाहिए, जो वर्ल्ड के बेस्ट थिएटर आर्टिस्ट हैं उनके बारे में क्या करना चाहिए, रीड करना चाहिए, उनके रंगमंच के बारे में जानना चाहिए और साथ ही साथ यहाँ पे उनसे कुछ सीखने का प्रयास करना चाहिए। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं उसको मदद करेंगी। इस हिसाब से ये तीनों ऑप्शन नहीं हो सकते। जो पहला ऑप्शन यहाँ पे है कि उसे स्टेट लेवल कंपटीशन में एनकरेज करें तो इससे वो स्कॉलर बनेगा और सिर्फ जीतने के लिए उसको यहाँ पे क्या करें, हम एनकरेज करें। तो देखिए ये इतना यहाँ पे जो इफेक्टिवनेस है इसकी थोड़ी कम होगी। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का पहला जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28वां। ये जो 28वां प्रश्न है इसके अंदर हम लोगों से पूछ रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए अगर हम यहाँ पे देखें तो पहला ऑप्शन हम लोगों को बोल रखा है, जो हमारे अनुवांशिक बनावट होते हैं यानी कि जो हमारे जेनेटिक मेकअप होते हैं वे यहाँ पे परिवेश को भी प्रभावित करते हैं, एनवायरनमेंट द्वारा भी हमारे जो जेनेटिक मेकअप होते हैं वो प्रभावित होते हैं, यानी कि फ्यूचर में इंडिविजुअल के। तो देखिए ये ऑप्शन कहीं ना कहीं सही हो सकता है। अगला यहाँ पे है कि जो यहाँ पे बोल रखा है कि गोद लिए हुए जो बच्चे होते हैं अगर वो अलग अलग गोद लिए हुए बच्चे हैं और भाई बहन वो बन जाते हैं तो उन सबका आईक्यू जो होता है यानी कि बुद्धि लब्धि जो होती है वो बराबर हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ये गलत है। इसके अलावा अगला है कि एक्सपीरियंस डज नॉट इन्फ्लुएंस ब्रेन डेवलपमेंट, यानी कि जो हमारे मस्तिष्क को यहाँ पे जो हमारे अनुभव होते हैं वो प्रभावित नहीं करते। तो ये यहाँ पे गलत है। इसके अलावा यहाँ पे बोल रखा है इंटेलिजेंस रिमेन अनअफेक्टेड बाय स्कूलिंग, यानी कि विद्यालय अगर बच्चा जाता है तो उससे भी उसकी बुद्धि जो होती है वो प्रभावित नहीं होती, उससे कोई इफेक्ट नहीं होता। तो कहीं ना कहीं बच्चा जो है विद्यालय में जाके बहुत कुछ सीखता है। तो हम ये चीज़ तो बिल्कुल नहीं बोल सकते। इस क्वेश्चन का पहला जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने अब ये 29 यानी कि 29वां क्वेश्चन है।
यहाँ पे बोल रखा है कि लीव वाइगॉट्स्की का जो सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य था, यानी कि जो सोशल कल्चरल पर्सपेक्टिव है, इसमें जो लर्निंग है, जो अधिगम है, उसको यहाँ पे किस चीज़ के लिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा जोर दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे लीव वाइगॉट्स्की ये मानते थे कि अगर बच्चा अधिगम कर रहा है, लर्निंग कर रहा है, तो बच्चे को सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में हमें चीज़ें सिखानी चाहिए। और इस हिसाब से अगर हम ऑप्शन देखें तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन बैठता है, यानी कि सांस्कृतिक उपकरण, यानी कि जो हमारे कल्चरल टूल होंगे वो बच्चे को सबसे ज़्यादा मदद करेंगे अधिगम में। ये किनके द्वारा बताया गया? ये हमें लीव वाइगॉट्स के द्वारा बताया गया है। इसके अलावा बाकी जो ऑप्शन है यहाँ पे वो सही नहीं बैठेंगे। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 हमारे सामने है। यहाँ पे बोल रखा है कि हम लोगों को डेवलपमेंट यानी कि विकास का यहाँ पे हमें क्रम बताना है। बच्चे के विकास का क्रम बताना है, कहाँ से? जन्म से किशोरावस्था तक। देखिए जैसे ही बच्चे का जन्म होता है, अब बच्चा अपने आसपास के चीज़ों को देखता है, सुनता है, महसूस करता है, सीधा बोलना शुरू नहीं करता। तो बच्चा अपने संवेग के मदद से, बच्चा अपने सेंसेस की मदद से चीज़ों को सीखता है। फिर बच्चा मूर्त चीज़ों यानी कि सॉलिड चीज़ों पे पकड़ बनाता है, और उसके बाद बच्चा अमूर्त यानी कि ऐसी चीज़ें जो इमेजिनेशन से भी बच्चा यहाँ पे जिनके बारे में पता कर सके, उनको सीखता है। यानी कि अगर हम यहाँ पे जन्म से लेकर किशोरावस्था तक देखें तो बच्चे का जो डेवलपमेंट, जो विकास का जो क्रम होगा वो ये होता है कि बच्चा पहले संवेगिक चीज़ों को सीखता है, फिर मूर्त, फिर अमूर्त चीज़ों को सीखता है। यानी कि पहले सेंसरी, फिर कॉन्क्रीट, फिर एब्स्ट्रैक्ट। इस क्वेश्चन का पहला जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। यहाँ पे हम लोगों से पूछ रखा है जो शर्मिंदगी होती है, जो शेम होता है, वो क्या है? और फिल इन द ब्लैंक हमें इस तरीके से दे रखा है। पहला बोल रखा है कि इससे हमारे संज्ञान पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, ये संज्ञान से संबंधित नहीं होता। देखिए अगर बच्चा यहाँ पे शर्मिंदा होता है तो कहीं ना कहीं उसके कोग्निशन पे इसका असर पड़ता है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। यहाँ पे बोल रखा है हैव कैन हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन कोग्निशन, इसका संज्ञान पे नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। अगर हम बच्चे को पूरी कक्षा के सामने यहाँ पे शर्मिंदा करें तो बच्चा यहाँ पे शेम फील कर सकता है, बच्चे को यहाँ पे बुरा लग सकता है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो सकता है। अगला ऑप्शन अगर देखें, इज़ वेरी इफेक्टिव टू मोटिवेट, यानी कि इससे बच्चे को अभिप्रेरणा मिलती है, अभिप्रेरित बच्चा हो सकता है, ताकि बच्चा क्या करे? प्रभावशाली तरीके से अधिगम कर सके। तो देखिए हम किसी को शर्मिंदा करके किसी से कोई अच्छा कार्य नहीं करा सकते, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। अगला है, यहाँ पे बोल रखा है शुड बी जनरेटेड फ्लुएंटली इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यानी कि जो हमारे जो अधिगम प्रक्रिया है उसमें हमें बराबर यहाँ पे इसे यूज़ करना चाहिए। तो देखिए ये यहाँ पे गलत है। शेम हमें किसी को भी फील नहीं कराना, शर्मिंदगी हमें नहीं करानी। हमें इस तरीके से बच्चे को शिक्षा देनी है कि बच्चा आगे उस चीज़ को सीख पाए। शर्मिंदगी कोई ऑप्शन नहीं होता। इस क्वेश्चन का जो सेकेंड ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 हम लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर 32 में हम लोगों से यहाँ पे पूछ रखा है जो कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू होता है, जो हमारे रचनात्मक विचार हैं, उनके सुझाव में जो हमारा जो नॉलेज है, जो हमारा ज्ञान होता है, वो किस तरीके से बढ़ना चाहिए। यहाँ पे बोल रखा है कि यहाँ पे आर स्लोली डिपेंडेंट ऑन अडल्ट, यानी कि ये निर्भर करेगा किन पे? वयस्कों पे, कि बच्चा कितना सीख रहा है। तो देखिए ये यहाँ पे गलत है। इसके अलावा है प्ले एन एक्टिव रोल, यानी कि बच्चों के लिए ये सक्रिय भूमिका निभाता है, तो कहीं ना कहीं ये सही है। इसके अलावा यहाँ पे है कि बच्चा कितना सीखेगा वो उसके पाठ्य पुस्तक पर निर्भर करेगा, यानी कि टेक्स्ट बुक पर निर्भर करेगा, ये भी गलत है। अगला ऑप्शन है कि इसका कोई रोल ही नहीं होता, यानी कि अगर आप लर्निंग करा रहे हो उसमें अगर हम बच्चे को कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू के अकॉर्डिंग देखें तो अधिगम का कोई रोल ही नहीं है, तो ये यहाँ पे गलत है। ये जो 32 क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे थे, यहाँ पे कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू जो रचनावादी विचार है उनका ये मानना है जो ज्ञान है, ज्ञान की संरचना में बच्चों का सक्रिय भागीदार होना चाहिए, यानी कि एक्टिव पार्टिसिपेंट बच्चा होना चाहिए। इस क्वेश्चन का सेकेंड जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 हम लोगों के सामने है। यहाँ पे पूछ रखा है कि बच्चे के विकास की व्यक्तिगत भूमिकाओं को किस पर प्रतिरूपित किया जा सकता है, यानी कि जो इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं बच्चे के डेवलपमेंट में, हम उसे किस तरीके से एट्रीब्यूट कर सकते हैं, यानी कि बच्चों के अंदर जो व्यक्तिगत विभिन्नता है और उससे हमारे जो डेवलपमेंट में फ़र्क पड़ता है, उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही होगा। तो देखिए यहाँ पे बोल रखा है कि बच्चे का जो विकास है वो सिर्फ और सिर्फ पर्यावरण पर निर्भर करेगा, ये ऑप्शन यहाँ पे गलत है। अगला है
नीदर हेरिडिटी नॉर एनवायरमेंट, यानी कि ना वो आनुवंशिकता पर ना वो पर्यावरण पर निर्भर नहीं करता। तो देखिए ये यहाँ पे गलत है। अगर हम इंडिविजुअल यहाँ पे डिफरेंसेस देखें, व्यक्तिगत विभिन्नताओं में देखें और इसके हिसाब से देखें कि जो बच्चे का विकास है उस पर यहाँ पर होता क्या है कि हमारी हेरिडिटी यानी कि आनुवंशिकता और जो वातावरण है दोनों का ही यहाँ पे असर बच्चे के अंदर देखा जाता है और इस तरीके से बच्चे का विकास होता है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे है तीसरा ऑप्शन, क्योंकि चौथे ऑप्शन में भी यहाँ पे बोल रखा है कि केवल अनुवांशिक कारक पर ही ये निर्भर करेगा। तो देखिए ना हेरिडिटी बोलेंगे, ना हम एनवायरमेंट बोलेंगे, ना अनुवांशिक कारक बोलेंगे, ना हम यहाँ पे पर्यावरण बोलेंगे, हम दोनों पर निर्भर करता है, इस चीज़ पे बल देंगे। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 हम लोगों के सामने है। इस क्वेश्चन में हमें ये बोल रखा है जो बहुबुद्धि का सिद्धांत है वो किस चीज़ पर जोर देता है। तो यहाँ पे मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी की बात की गई है। तो यहाँ पे बोल रखा है कि इंटेलिजेंस इन वन डोमेन एश्योर इंटेलिजेंस इन ऑल डोमेन। यहाँ पे बोल रखा है कि जो हमारी बुद्धिमत्ता होती है उसका एक आयाम बाकी आयाम पर भी जो असर डालता है, तो कहीं ना कहीं ये सही है। अगला है देयर आर सेवरल फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस। जो बुद्धिमत्ता होती है वो उसके कई सारी दिशाएं हैं। तो देखिए अगर हम मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी देखें तो उसके अंदर तो यही चीज़ बोली गई है कि इंटेलिजेंस जो है वो बहुत सारे टाइप की हैं। अगला है यहाँ पे देयर इज़ नो इंडिविजुअल डिफरेंस इन इंटेलिजेंस, यानी कि बुद्धिमत्ता में कोई भी व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं होती। व्यक्तिगत विभिन्नताएं हर चीज़ में होती हैं, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अगला यहाँ पे है कि आईक्यू जो होता है, जो हमारे जो बुद्धि लब्धि होती है जिसे इंटेलिजेंट क्वेश्चन बोलते हैं, कैन बी मेजर ओनली बाय ऑब्जेक्टिव टेस्ट। सिर्फ हम ऑब्जेक्टिव टेस्ट से, यानी कि जो एमसीक्यू वाले टेस्ट होते हैं उससे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो ये गलत है। जो हमारी इंटेलिजेंस होती है उसके कई सारी दिशाएं हैं, कई सारे आयाम हैं। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है जो कि हमारे सेकंड ऑप्शन में दे रखा है। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ें क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ, तो देखिए यहाँ पे हम लोगों से ये पूछ रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट सूटेड फॉर इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। तो यहाँ पे बोल रखा है कि बच्चे की इमोशनल डेवलपमेंट की बात की गई है। और अगर हम बच्चे की इमोशनल डेवलपमेंट की बात करें तो हमें यहाँ पे प्रजातांत्रिक परिवेश रखना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे हमें डेमोक्रेटिक क्लासरूम रखना होगा जिसमें हमें एक ऐसा एनवायरनमेंट, एक ऐसा परिवेश बच्चे को देना है जहाँ पे बच्चा खुल के अपने प्रॉब्लम को यहाँ पे हम लोगों के सामने रख पाए। इसके अलावा अगले ऑप्शन में बोल रखा है नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ टीचर, यानी कि टीचर वहाँ पे इन्वॉल्व ही ना हो किसी टास्क में, क्योंकि जो टास्क है वो पेरेंट्स द्वारा कराया जाता है, तो ये गलत है। इसके अलावा कंट्रोल एनवायरनमेंट में तो बच्चा कुछ भी नहीं सीख पाएगा। अथॉरिटेरियन यानी कि कहीं ना कहीं अधिकारवादी परिवेश, ये एक तरीके से गलत सेंस में जा रहा है। तो देखिए अगर हम बच्चे की इमोशनल डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो हमें यहाँ पे प्रजातांत्रिक परिवेश यानी कि डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट बच्चे के लिए तैयार करना होगा। इस क्वेश्चन का जो पहला ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 हमारे सामने है। यहाँ पे बोल रखा है कि लड़कों एवं लड़कियों के विषय में नीचे दिए गए कथन में से आपके अनुसार कौन सा कथन यहाँ पे सही होना चाहिए। यहाँ पे हमें स्टेटमेंट दे रखे हैं गर्ल्स और बॉयज से रिलेटेड और हमें अपने अकॉर्डिंग बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे पहले ऑप्शन में बोल रखा है बॉयज शुड हेल्प इन एक्टिविटी आउटसाइड द होम। यहाँ पे बोल रखा है कि लड़कों को घर के बाहर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए। तो देखिए घर के बाहर के कार्यों में वो सहायता करते हैं, तो ये ऑप्शन यहाँ पे उतना सही नहीं जाएगा। अगले ऑप्शन की तरफ अगर हम बढ़े तो यहाँ पे बोल रखा है कि लड़कों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए। देखिए ये जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को तोड़ रहा है, यानी कि जो हमारी जेंडर रूढ़िवादिता है इसको यहाँ पे ब्रेक कर रहा है, तो ये ऑप्शन कहीं ना कहीं सही हो सकता है। अगले में है कि हर लड़के को हमें यहाँ पे साइंस पढ़ाना चाहिए और लड़कियों को हमें होम साइंस पढ़ाना चाहिए। तो देखिए ये तो यहाँ पे नेगेटिव सेंस में जा रहा है। और इसके अलावा चौथे ऑप्शन में बोल रखा है कि गर्ल्स को हमें घर के काम, लड़कियों को हमें घर के कार्यों में, लड़कियों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए। तो देखिए ये आमतौर से होता है, पर ये नहीं देखा जाता है कि लड़के जो होते हैं वो घर के कार्यों में सहायता करते हैं। तो अगर हमें जेंडर रूढ़िवादिता को तोड़ना है तो हम लोगों को इस तरीके से काम करना होगा। इस क्वेश्चन में हमारे अनुसार जो लड़के और लड़कियों को लेके जो स्टेटमेंट है उसमें यहाँ पे सेकंड जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 37। यहाँ पे बोल रखा है जो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किया जाता है, ये किस चीज़ से संबंधित है।
किस चीज़ से इसका संबंध है? तो देखिए आउट ऑफ द बॉक्स यानी कि नॉर्मल तरीके से हम अलग तरीके से यहाँ पे सोच रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम डाइवर्जेंट थिंकिंग कर रहे हैं, यानी कि अपसारी चिंतन कर रहे हैं। एक समस्या का हम एक से ज़्यादा समाधान यहाँ पे निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स जाके हम यहाँ पे थिंकिंग कर रहे हैं, यहाँ पे चिंतन कर रहे हैं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे वो होगा हमारा डाइवर्जेंट थिंकिंग, को हम आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग के नाम से भी जानते हैं। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 अब हम लोगों के सामने है। यहाँ पे बोल रखा है मेकिंग स्टूडेंट मेंबर ऑफ अ क्लीनलीनेस कम्युनिटी टू मोटिवेट देम फॉर द सेम रिफ्लेक्ट। यहाँ पे बोल रखा है कि हम विद्यार्थियों को स्वच्छता के प्रति यहाँ पे जागरूक करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, उनको स्वच्छता संबंधित यहाँ पे जो सदस्य है, विद्यार्थियों को स्वच्छता को लेके यहाँ पे प्रेरित करने हेतु यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि जो स्वच्छता समिति है उसका सदस्य उनको बना रहे हैं। तो इससे हम यहाँ पे हम क्या करना चाह रहे हैं, ये हमें किस चीज़ को रिफ्लेक्ट करता है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम बच्चे को कम्युनिटी के साथ जोड़ रहे हैं, हम बच्चे को समाज के साथ जोड़ रहे हैं। तो देखिए इसके व्यवहार में तो परिवर्तन आएगा आएगा, बट कहीं ना कहीं अगर हम ऐसे कम्युनिटी का सदस्य बच्चे को बनाते हैं, ऐसे कम्युनिटी का मेंबर बच्चे को बनाते हैं, तो ये हमारा क्या चीज़ रिफ्लेक्ट करेगा, किस तरीके से बच्चा यहाँ पे प्रेरित होगा। बच्चा यहाँ पे एक तरीके से सोशल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में, यानी कि जो सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं हैं बच्चे के अंदर, ये चीज़ प्रेरित होगी और बच्चा समाज को लेके बच्चे के अंदर यहाँ पे जागरूकता आएगी और उसको पता चलेगा कि हमारे लिए सफाई कितना ज़्यादा ज़रूरी है और इससे संबंधित वो काफ़ी सारी चीज़ें सीख पाएगा। इस क्वेश्चन का पहला जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। इसके अलावा बाकी जो ऑप्शन है यहाँ पे सही नहीं होंगे। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 39। तो देखिए यहाँ पे हमें सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से ये प्रश्न पूछा गया है, यानी कि कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन जो है, इससे ये क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे बोल रखा है कि जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है ये आवश्यक किस लिए है, इसकी नीड क्यों है। तो देखिए यहाँ पे पहले बोल रखा है कि इससे हम अच्छा टेस्ट यहाँ पे बना सकें। तो देखिए यहाँ पे एक तरीके से तालमेल बिठा सकें कि हम किस तरीके से शिक्षण कर रहे हैं और हम यहाँ पे परीक्षण किस तरीके से कर सकें, टेस्टिंग किस तरीके से कर सकें। इसके अलावा अगला ऑप्शन है यहाँ पर हम जो हमारे स्कूल के जो बोर्ड हैं उसको यहाँ पे जवाबदेही दे सकें। तो देखिए ये ऑप्शन यहाँ पे गलत होगा। अगले ऑप्शन में बोल रखा है कि जल्दी जल्दी की जाने वाली गलतियों की तुलना में कम अंतराल में की जाने वाली गलतियों को हम सुधार सकें। तो देखिए इसका कोई सेंस यहाँ पे बनता नहीं है। अगला है कि यहाँ पर हम ये देख सकें कि बच्चा किस तरीके से चीज़ें सीख रहा है, बच्चे का अधिगम किस तरीके से है, उसको रिकॉर्ड कर सके और उसको इम्प्रूव कर सके। अगर आपने ऑप्शन पढ़े होंगे तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका चौथा ऑप्शन, जिसमें हमें ये बता रखा है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से, यानी कि CCE से, जिसे हम कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन के नाम से जानते हैं, इससे हमें फ़ायदा क्या होता है कि हमें पता चलता है कि लर्नर किस तरीके से पढ़ रहा है, किस तरीके से हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसके जो ग्रोथ को हम रिकॉर्ड कर सकते हैं और साथ ही साथ उसमें सुधार ला सकते हैं, यानी कि इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। इस क्वेश्चन का जो हमारा फोर्थ जो ऑप्शन है, यानी कि डी जो ऑप्शन है, ये करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40, यानी कि 40वें क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे हम लोगों से पूछ रखा है वी ऑल डिफर इन टर्म्स ऑफ अवर इंटेलिजेंस, मोटिवेशन, इंटरेस्ट एक्सेट्रा। यहाँ पे बोल रखा है कि हम सभी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में एक दूसरे से भिन्न हैं। ये सिद्धांत क्या बताता है। तो देखिए यहाँ पे हमें क्वेश्चन में ही इस क्वेश्चन का आंसर दे रखा है। तो यहाँ पे बोल रखा है कि अगर हम अपनी बुद्धि देखें, इंटेलिजेंस देखें, ये इसके अलावा यहाँ पे हम प्रेरणा देखें यानी कि मोटिवेशन देखें, अभिरुचि देखें यानी कि इंटरेस्ट देखें, सबका अलग अलग होता है। ये किस चीज़ को बताता है कि हमारे अंदर व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंस होता है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे है पहला ऑप्शन। इसके अलावा थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, इसके अलावा हेरिडिटी यानी कि वंशानुक्रम या फिर पर्यावरण यहाँ पे सही नहीं होगा। हमारे अंदर जो विभिन्नताएं हैं हर चीज़ को लेके, वो व्यक्तिगत विभिन्नताएं यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंस की वजह से होती है। आई होप अभी तक जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 यहाँ पे पूछ रखा है विच ऑफ दीज डज नॉट इम्प्लाई प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस इन द ट्राइकिक थ्योरी, यानी कि जो स्टर्नबर्ग की जो ट्राइकिक थ्योरी है उससे रिलेटेड हमें ये बताना है
कि इनमें से कौन सा यहाँ पे इंटेलिजेंस से संबंधित उनके लिए यहाँ पे सही नहीं बैठेगा। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं आप लोगों के टैग वर्ड पे जाऊँ, और अगर मान लीजिए ये थ्योरी मैंने स्टर्नबर्ग की ट्राइकिक थ्योरी नहीं पढ़ रही है, और अगर मैं टैग वर्ड से ये क्वेश्चन सॉल्व करना चाहूँ, तो आप देखिए यहाँ पे ओनली दिया गया है। यहाँ पे बोल रखा है कि हम प्रैक्टिकल जो थिंकिंग रखेंगे वो सिर्फ अपने लिए रखेंगे, केवल अपने लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम व्यवहारिक रूप से विचार करेंगे, अपने बारे में सोच रहे हैं और किसी के बारे में नहीं सोच रहे। और ऐसा कुछ यहाँ पे ट्राइकिक थ्योरी में नहीं बोला गया था। इसके अलावा अगर हम बाकी ऑप्शन को देखें तो रीशेपिंग अवर एनवायरनमेंट, यानी कि हमें पूर्ण निर्माण करना है पर्यावरण का, ये बोला गया है ट्राइकिक थ्योरी में। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पे पर्यावरण को हम किस तरीके से हम यहाँ पे चयन कर सकते हैं और अपने आप को सफल बना सकते हैं, ये चीज़ यहाँ पे सही है। इसके अलावा यहाँ पे अगला ऑप्शन है कि जो पर्यावरण है, जो एनवायरनमेंट है, उसका हम अनुकूलन यानी कि अडेप्टेशन कैसे कर सकते हैं, ये भी बताया गया है। तो देखिए यहाँ पे जो ट्राइकिक थ्योरी है वो ये अपने बारे में सिर्फ सोचने के लिए नहीं बताती, वो हमें एनवायरनमेंट से लिंक कराती है। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन नंबर 41 का जो करेक्ट आंसर है वो है यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन। और टैग वर्ड से भी हम इस क्वेश्चन को हल कर सकते थे। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में हम लोगों से बोला गया है कि अपने चिंतन में, यानी कि टू अनेबल स्टूडेंट टू मेक कॉन्सेप्चुअल चेंज, यानी कि यहाँ पे हमें अवधारणा पूर्ण यहाँ पे परिवर्तन अगर बच्चे के अंदर लाना है, तो एक टीचर को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा। तो देखिए टीचर को क्या करना पड़ेगा, अगर आप टैग वर्ड से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो यहाँ पे हमें हतोत्साहित करने की बात की गई है। तो देखिए कभी भी हम बच्चे को डिस्करेज तो नहीं करेंगे, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अगले में है कि सिर्फ और सिर्फ हम व्याख्यान विधि से, यानी कि व्याख्या प्रस्तुत करके लेक्चर मोड से हम बच्चे को पढ़ाएंगे, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हम लोगों को दे रखा है मेक क्लियर एंड कन्वेइंग एक्सप्लेनेशन एंड हैव डिस्कशन विद द स्टूडेंट, यानी कि हमें स्पष्ट और यहाँ पे ऐसे व्याख्या बच्चे को देनी है जो बच्चा यहाँ पे कन्विंस हो जाए और बच्चे को ये चीज़ समझ में आ जाए। तो ये ऑप्शन कहीं ना कहीं हो सकता है। पहला ऑप्शन क्या था कि हम लोगों को क्या करना है, ऑफर रिवॉर्ड फॉर चिल्ड्रन हु चेंज देयर थिंकिंग, यानी कि ऐसे बच्चों को हमें पुरस्कार देना चाहिए जो अपने चिंतन में ही परिवर्तन कर दे। तो देखिए हर बार आप पुरस्कार नहीं दे सकते, तो अगर आप यहाँ पे बच्चों की अवधारणा यानी कि कॉन्सेप्चुअल चेंज चाहते हैं तो उनको आप क्लियर एक्सप्लेनेशन दें और डिस्कशन यहाँ पे व्याख्या एक दूसरे के साथ यहाँ पे परिचर्चा करने का उन्हें को समय दें। तो इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर ये जो 42 है, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे चौथा ऑप्शन होगा। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 43 हमारे सामने है। इस क्वेश्चन में बोल रखा है कि जो शिक्षार्थियों द्वारा जो त्रुटियां, जो गलतियां की जाती हैं, मिस्टेक एंड एरर मेड बाय स्टूडेंट। पहला ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है कि इससे हम बच्चों को यहाँ पे कमज़ोर यानी कि वीक या फिर आउटस्टैंडिंग यहाँ पे लेबल कर सकते हैं, यानी कि या तो वो बिल्कुल आउटस्टैंडिंग है या तो वो बिल्कुल कमज़ोर है, इस तरीके से हम लेबल कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत होगा। इसके अलावा यहाँ पे बता रखा है कि ये हमारा टीचर और स्टूडेंट का फेलियर ये बताता है कि बच्चे और जो शिक्षार्थी हैं वो दोनों असफल रहे, तो ये भी यहाँ पे गलत है। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पे दो ऑप्शन हमारे बच गए। अगर बच्चे अगर मिस्टेक कर रहे हैं तो ये हमें यहाँ पे समझने में मदद करता है कि बच्चा किस तरीके से चीज़ों के बारे में सोच रहा है। तो देखिए अगर आपके स्टूडेंट मिस्टेक कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि या तो आप फेल हो गए या तो स्टूडेंट फेल हो गया या फिर आप बच्चे को वीक या फिर स्ट्रांग कह दो। यहाँ पे हमें पता चलता है कि हमें अवसर मिलता है कि बच्चे किस तरीके से चिंतन कर रहे हैं, बच्चे के चिंतन को समझने के लिए हमें एक तरीके से यहाँ पे अवसर मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है। इस क्वेश्चन का तीसरा जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। ये जो क्वेश्चन नंबर अभी हम लोगों ने डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 43, इसका तीसरा जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अब हम डिस्कस करेंगे 44। ये जो क्वेश्चन नंबर 44 है इसके अंदर ये पूछा गया है व्हेन स्टूडेंट आर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस अ प्रॉब्लम इन ग्रुप देयर लर्निंग कर्व इज। यहाँ पे बोल रखा है कि अगर जो शिक्षार्थियों का समूह है उनको हम यहाँ पे समस्या की चर्चा का अवसर दें तो इससे उनका जो शिक्षा का सीखने का ये जो वक्र होगा, जो कर्व होता है, वो यहाँ पे क्या होगा।
यहाँ पे बोल रखा है बिकम बेटर, यानी कि बेहतर हो सकता है, या फिर स्थिर रहेगा यानी कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, या फिर डिक्लाइन नीचे की तरफ आ जाएगा। इसके अलावा समान यानी कि जैसा था वैसे का वैसे ही रहेगा। तो देखिए अगर हम यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दें, बच्चे को अवसर दें कि बच्चा क्या सीख रहा है, बच्चा क्या समझ रहा है, वो अपने ग्रुप में बच्चे के साथ, बाकी बच्चों के साथ डिस्कस करें, तो उसके लर्निंग कर्व यानी कि जो उसके सीखने का वक्र होगा वो और ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि एक बच्चा दूसरे बच्चे से कुछ नई चीज़ ही सीखेगा। इस क्वेश्चन का जो पहला ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 हमारे सामने है। यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक यहाँ पे सही मिलान जोड़ा किया गया है, यानी कि ये करेक्टली मैच है, हमें ये बताना है। तो देखिए यहाँ पे पहले ऑप्शन में बोल रखा है जो मूर्त सक्रियात्मक अवस्था होती है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज होता है, उसमें बच्चे के अंदर संरक्षण आ जाता है, कंजर्वेशन आ जाता है, ये सही है। इसके अलावा अगर हम अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ें तो यहाँ पे बोल रखा है कि जो औपचारिक जो हमारी सक्रियात्मक अवस्था होती है यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होता है, उसके अंदर बच्चे के अंदर यहाँ पे बच्चा अनुकूलन करता है, जो यहाँ पे इमिटेशन करता है। तो देखिए नकल जो है वो यहाँ पे सेंसरी मोटर स्टेज, संवेद्य पेशी अवस्था में करता है, ना कि इसमें करता है। इसके अलावा यहाँ पे अगला है कि जो शेष अवस्था होती है, इन्फेंसी होता है बच्चे के अंदर, उसमें लॉजिक आ जाता है। शेषावस्था में बच्चा बहुत छोटा होता है, उसके अंदर अभी तर्क नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अगला ऑप्शन है जो प्री ऑपरेशनल चिल्ड्रन होंगे यानी कि पूर्व सक्रियात्मक बच्चे होंगे, उसके अंदर डिडक्टिव थॉट आ जाएंगे। तो देखिए डिडक्टिव थिंकिंग जो है वो हमारी औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था के बच्चों में आता है, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में आता है, तो ये ऑप्शन भी यहाँ पे गलत दे रखा है। इस क्वेश्चन का पहला जो ऑप्शन था वही करेक्ट आंसर था। ये जो क्वेश्चन नंबर 45 है इसका जो करेक्ट आंसर है ये है हमारा पहला ऑप्शन। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब कुछ ही प्रश्न यहाँ पे रह गए हैं। क्वेश्चन नंबर 46 यहाँ पे है। यहाँ पे बोल रखा है कि नीचे दी गई स्थिति में कौन सा सिद्धांत ये दर्शाएगा। तो देखिए यहाँ पे बोल रखा है स्टूडेंट हु डू नॉट परफॉर्म वेल फील दैट दे आर नॉट गुड इनफ, यानी कि ऐसे जो विद्यार्थी होते हैं जो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते, वो ये महसूस करते हैं कि वे किसी चीज़ को अच्छे से नहीं कर पा रहे और वो यहाँ पे हतोत्साहित महसूस करते हैं, यानी कि डीमोटिवेटेड हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़, ये जो टास्क ये किया जा रहा है, इसमें ये किस सिद्धांत को यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं, किस चीज़ को ये हाईलाइट कर रहे हैं। तो देखिए बच्चा किसी एक्टिविटी को कर रहा है, किसी टास्क को यहाँ पे कर रहा है, और बच्चा यहाँ पे अगर उस चीज़ को सही से नहीं कर पा रहा तो बच्चा यहाँ पे हतोत्साहित हो जा रहा है। तो बच्चे के इमोशन, इस हिसाब से हम बच्चे के यहाँ पे बोल सकते हैं कि बच्चे की इमोशन जो है, जो बच्चों की फीलिंग है, जो हम कह सकते हैं कि जिसे हम संवेग के नाम से जानते हैं, उसका कहीं ना कहीं बच्चे पे असर पड़ रहा है। और बच्चे के किस पे असर पड़ रहा है, संज्ञान पे असर पड़ रहा है। तो देखिए पहला जो ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा कि जो हमारा कोग्निशन और इमोशन होता है वो हम सेपरेट नहीं कर सकते। इसके अलावा बाकी सारे ऑप्शन यहाँ पे गलत हैं, क्योंकि दूसरे ऑप्शन में बोल रखा है कि संवेग और संज्ञान संबंधित नहीं होते। तो कहीं ना कहीं अगर आपके इमोशन पे फ़र्क पड़ेगा तो आपके कोग्निशन पे भी फ़र्क पड़ता है। इसके अलावा हेरिडिटी और एनवायरनमेंट वाले ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं बैठेंगे। इस क्वेश्चन का पहला जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 यहाँ पे आकलन यानी कि जो असेसमेंट होता है ये क्या है। तो देखिए पहले ऑप्शन में बोल रखा है कि बच्चों को लेबल करने में मदद करता है। तो देखिए लेबल करने के लिए हम आकलन नहीं करते। इसके अलावा यहाँ पे बोल रखा है कि बच्चों के अंदर कॉम्पिटिटिव स्पिरिट यानी कि जो प्रतियोगिता है, प्रतियोगिता की भावना बच्चों के अंदर लेके आता है। तो देखिए हम असेसमेंट इस वजह से नहीं करते। इसके अलावा यहाँ पे है कि ये बच्चों के अंदर टेंशन, तनाव लेके आता है, तो ये तो हमारा एम है ही नहीं। यहाँ पे अगला ऑप्शन है कि इज़ अ वे टू इम्प्रूव लर्निंग, यानी कि सीखने में सुधार का एक तरीका है। जो आकलन होता है वो सीखने में सुधार का एक तरीका है। बच्चा किस तरीके से सीख रहा है, टीचर उसे किस तरीके से सिखा रही है, इसमें सुधार हम कब कर सकते हैं, जब हम बच्चे की शिक्षा का, बच्चे के जो सीखने की चीज़ें हैं इनका आकलन करें। इस क्वेश्चन का यानी कि क्वेश्चन नंबर 47 जो हमने अभी डिस्कस किया, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका चौथा ऑप्शन। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 हमारे सामने सीखना यानी कि लर्निंग जो होती है वो क्या है, और इसके बारे में हमें चार ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं। पहला है इज़ नॉट अफेक्टेड बाय लर्नर्स इमोशन, यानी कि जो सीखना होता है वह बच्चे के संवेग से प्रभावित नहीं होता। तो देखिए इमोशन का फ़र्क पड़ता है। इसके अलावा यहाँ पे है हैज़ वेरी लिटिल कनेक्शन विद इमोशन। तो देखिए ये जो संबंध होता है वो थोड़ा या कम कैसे हो सकता है, या तो संबंध होगा या तो संबंध नहीं होगा, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। अगला है इज इंडिपेंडेंट ऑफ
और लर्नर्स इमोशन यानी कि ये इससे स्वतंत्र होता है, तो ये ऑप्शन भी यहाँ पे नहीं है। अगर हम देखें तो बच्चे की इमोशन का बच्चे के लर्निंग पे फ़र्क पड़ता है, ये इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है। इस क्वेश्चन का जो चौथा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 48 जो है, इसका चौथा ऑप्शन जो है ये करेक्ट आंसर है। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, अब हम यहाँ पे 9 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 जो है, इसमें बोल रखा है कि एक शिक्षक जो है वो प्रश्न पत्र बनाते समय यह जांच करती है कि जो जो प्रश्न है उसका परीक्षण जो है वो विशिष्ट उद्देश्यों का यहाँ पे पालन कर रहा है। यानी कि जब एक टीचर जो है ये क्वेश्चन पेपर यहाँ पे बना रही है, तो वो साथ में ये भी चेक कर रही है जो क्वेश्चन वो बना रही है वो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को यहाँ पे पूरा कर रहे हैं। अब ये जो टीचर है, ये जो शिक्षक है, ये किस चीज़ के लिए यहाँ पे कंसर्न है, किस चीज़ के लिए ये चिंतित है, ये देखना चाहती है कि इसका जो क्वेश्चन पेपर है वो यहाँ पे कंटेंट को कवर कर रहा है या नहीं कर रहा। तो देखिए इस तरीके से वो यहाँ पे कंटेंट की कवरेज को यहाँ पे ध्यान देगी। तो इस क्वेश्चन का जो सेकंड जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में काफ़ी आसान सा क्वेश्चन पूछा गया है। ली वाइगॉट्स्की का बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ली वाइगॉट्स्की ने बच्चे के सीखने के लिए कौन से कारक को सबसे ज़्यादा बल दिया है, कौन से फैक्टर को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना है। तो देखिए सोशो कल्चर थ्योरी है, सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज की बात की जाती है। तो यहाँ पे सोशल यानी कि सामाजिक जो परिवेश होगा वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन नंबर 50 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका पहला ऑप्शन। अब चलिए एक और क्वेश्चन हम एक्स्ट्रा यहाँ पे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, यहाँ पे हम लोगों को बोल रखा है द मोस्ट इफेक्टिव मेथड टू टीच द कॉन्सेप्ट ऑफ जर्मिनेशन ऑफ सीड। अगर हमें बीज का अनुकरण ये बच्चे को समझाना है तो इसके लिए सबसे प्रभावशाली पद्धति क्या होगी। तो देखिए अगर हम जर्मिनेशन ऑफ सीड बच्चे को समझाना चाहें तो व्याख्या करके हम इस चीज़ को समझाएंगे तो बच्चे को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हम पिक्चर्स वगैरह ड्रॉ करेंगे ब्लैक बोर्ड में, इससे भी बच्चे को ज़्यादा समय तक याद नहीं रहेगा। इसके अलावा अगर हम ग्रोथ दिखा दें यानी कि सीड्स किस तरीके से ग्रो कर रहे हैं उसकी पिक्चर दिखा दें, उसका भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। बच्चा अगर इस चीज़ को ऑब्जर्व करे, बच्चा देखे कि किस तरीके से सीड ग्रो हो रहे हैं, तो बच्चा उस चीज़ को ज़्यादा अच्छे तरीके से सीख पाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 51 का जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा सी ऑप्शन। आई होप ये सेशन आप लोगों को इफेक्टिव लगा हो। आज की इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।